Assalamu alaikum, beta. This is your teacher Khalid Bashir, and it's my first session about the multiplication of vectors. और इस सेशन में हम multiplication of vector को डिस्कस करेंगे और साथ में मैंने क्या किया है, मैंने multiplication of vectors को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें उस सीक्वेंस की ये पहली वीडियो है। बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स का। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से शेयर किया हुआ है, हम इस क्वेश्चन को यहाँ से सोचते हैं। क्वेश्चन है एट विच एंगल वेक्टर आर एक्स एंड वेक्टर आर वाई आर इक्वल। तो अगर आप इसको दोबारा से सोचें तो वेक्टर आर एक्स ये वेक्टोरियल फॉर्म में है और ये वेक्टर आर वाई। अब कॉमन जो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एरर करते हैं, जो उनकी मिसकंसेप्शन होती है, दे यूजुअली ऑप्ट दिस 45 एंगल। वो कहते हैं जी 45 डिग्री के एंगल पे ये बराबर होंगे, विच इज इनकरेक्ट, जो कि गलत है। अभी मैं कैसे कह रहा हूं कि ये गलत है, इसको प्रूव करते हैं। अगर हम यहां पर कंसीडर करें, हमने आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि आर एक्स का वेक्टर बराबर है आर वाई के वेक्टर के। किसी भी वेक्टर के लिए कि वो दूसरे वेक्टर से इक्वल हो तो दो चीजें जरूरी होती हैं। नंबर 1, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन सेम हो, यानी एंगल सेम हो, 0 डिग्री। ये दो बातें हम आपको हमेशा समझाते रहे। अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन को जो जनरली बच्चे एरर करते हैं ना, मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे ये चीज सोचते हैं कि मॉड ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर वाई, यानी आर एक्स का मैग्नीट्यूड और आर वाई का मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। और वो एंगल क्या होगा? अगर आप उस एंगल को सोचते हैं तो वो बनेगा आर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। और आप सबको पता है कि साइन और साइन अपॉन कॉस टेन थीटा के इक्वल है, तो टेन थीटा 1, तो थीटा क्या बन गया? 45 डिग्री। बच्चे ये बात सोचते हुए फौरी तौर पे 45 डिग्री को ऑप्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट 45 डिग्री के एंगल पे ये दोनों बराबर होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए वैलिड। यहाँ पर हमने आपको जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हम आपको ये कह रहे हैं कि वेक्टर्स आर एक्स और आर वाई कब बराबर होंगे। तो आर एक्स और आर वाई वेक्टर तो बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल आंसर बन रहा है वो आंसर डी बन रहा है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस सेशंस में रह गया था डिस्कस करना, ये शायद मैंने कर लिया और मुझे याद नहीं है। तो इसमें मैंने आपको ये सिखाया या कोशिश की है कि आप क्वेश्चन को जरा केयरफुली देखें और उस क्वेश्चन की मीनिंग को अंडरस्टैंड करें, ना कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं फौरी तौर पर बस आप उनको रिकॉल करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है दैट इज, मैं इसको जूम कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को सोचते हैं तो किसी भी वेक्टर को आप दो तरह से सोचते हैं। या तो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे बेटा? या तो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर से, जिसकी एक एग्जांपल और भी पॉसिबिलिटी है। मैंने एक एग्जांपल जो है यहाँ पे डिनोट की हुई है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम क्या चीज है? एम स्केलर है, मास। ए क्या है? ए आपके पास वेक्टर है। पी इज इक्वल टू एम वी। पी क्या है? मोमेंटम। एम क्या है? मास, स्केलर। वी क्या है? वेक्टर। तो स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर।
अब इसमें भी दो कंडीशंस बनेगी, मैं अभी बात करता हूं इन पर। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि जब एक वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास दो सिचुएशंस अराइज करती हैं। और वो दो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? वो दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि आपके पास ये r क्रॉस a, ये दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए तो आपके पास रिजल्ट आ गया टॉ वेक्टर टॉर्क का। इसी तरह से आपने दो वेक्टर्स और हैं, फोर्स और वेलोसिटी, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया पावर का। तो इसका मतलब पावर एक स्केलर है। तो यहां से आपने ये सीखा कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दो प्रोबेबिलिटीज हैं, या तो प्रोडक्ट यानी आउटकम वो एक वेक्टर होगा या एक स्केलर होगा। इसी तरह से जब वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तब भी दो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, या तो वेक्टर को आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या वेक्टर को आप एक फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल कोट की हुई है, यहाँ पर मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, मास से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया हुआ है। और अगर आप इस मल्टीप्लिकेशन में देखें तो आपके पास जो आउटकम है, जो प्रोडक्ट है, वो एक वेक्टर आ रहा है। यही सेम चीज आप जरा यहां सोचें, अगर आपके पास वेक्टर ए है और इस वेक्टर को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक नया वेक्टर बी आ जाता है। अब इन दोनों वेक्टर्स को अगर आप सोचें तो आपके पास जो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, तो क्या वेक्टर ए के यूनिट और वेक्टर बी के यूनिट चेंज हुए? हरगिज चेंज नहीं हुए। ठीक है, ये मैं भी जस्टिफाई करूंगा, अभी आप देखेंगे, मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और अगर आप यहाँ पर देखें, जहां मैं ये सर्कल बना रहा हूँ उस वक्त, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जब मैं एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है, यानी इसकी डायमेंशंस भी चेंज हो रही हैं और इसके यूनिट भी चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब जब वेक्टर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो दो प्रोबेबिलिटीज होंगी। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी जो आपको अक्सर किताबों में पढ़ाई जाती है वो क्या है? वो ये है कि वेक्टर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। व्हेनेवर दैट हैपेंस द मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट वेरी एंड द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी रिमेन सेम। डायमेंशंस पे, यूनिट्स पे कोई फर्क नहीं आएगा। बट व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी, a new quantity is generated which got different units and dimension। ये दो MCQs थे जो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए। ठीक है, एक दफा फिर सोचें, what I am trying to explain over here, I am trying to explain multiplication of vectors। तो दो तरह की मल्टीप्लिकेशन है, एक वेक्टर को या तो आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो या एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। जब आप वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास दो प्रोबेबिलिटीज होती है, या तो आप एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो या एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। जब भी आप किसी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन जो चीज कांस्टेंट रहेगी, जो चीज चेंज नहीं होगी, वो होगा उसका यूनिट, उसकी डायमेंशंस। ठीक है, और अगर आप किसी वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी और उस नई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी डिफरेंट होगा और डायमेंशंस भी डिफरेंट होगी, जिसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको शो की है। F = ma, P = mv। तो मास को जब एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी फोर्स आ गई, और जब मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो एक नया वेक्टर आपके पास आ गया मोमेंटम का, जिसके यूनिट्स और डायमेंशन वेलोसिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। बाकी जो वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है ये फिर हम लेटर ऑन सोचेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको यही चाहता था कि आप वेक्टर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर। Whenever you think about this, you will virtually in your mind divide it into two portions। आपने क्वेश्चन को दो तरह से सोचना है, आया कि वेक्टर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है या एक फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर ये और किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका यूनिट चेंज नहीं होगा, डायमेंशन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर ये क्वांटिटी से, फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है
तो इसकी डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी अगर आप फोर्स और एक्सेलरेशन सोचे, दोनों की डायरेक्शन सेम है। मोमेंटम और वेलोसिटी जो मैंने यहाँ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनमें इनकी डायरेक्शन सेम है। लेकिन फर्क किस में आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि एक्सेलरेशन को जब आपने मास से मल्टीप्लाई किया तो इस प्रोडक्ट से जो आपके पास चीज, जो क्वांटिटी आई, उस क्वांटिटी की डायमेंशन और यूनिट्स डिफरेंट है। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, जो आप लोगों को 11th ग्रेड में आई होप पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़ाया गया तो अभी हमने इसको इस तरह से कैटेगराइज कर लिया। अब इसी चीज को कंटिन्यू में करता हूं और मैं यहाँ पर आपसे जो, एक मिनट कहाँ गई, यस, अब मैं इसी जो कॉन्सेप्ट में आपसे डिस्कस कर रहा था, इसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर, व्हाट इज एस में भूल गया, व्हाट इज नॉट ट्रू। ठीक है, व्हाट इज नॉट ट्रू, ये हम यहाँ पे एस ऐड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो व्हाट इज नॉट ट्रू, क्वेश्चन क्या है, कौन सी चीज सही नहीं है इन डिटेल्स में से। इट्स मैग्नीट्यूड में और मे नॉट चेंज, चेंज हो भी सकता है, 1 होगा तो चेंज नहीं होगा, नंबर जिस स्केलर से मल्टीप्लाई कर, 1 से ज्यादा कम जो भी है तो उस पर इफेक्ट आ सकता है। डायरेक्शन में और मे नॉट चेंज, भाई अगर पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन सेम होगी, नेगेटिव नंबर है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इट्स डायमेंशन मे और मे नॉट चेंज, एग्जैक्टली डायमेंशन चेंज होती है। मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दी, मैंने कहा कि F = ma, तो यहाँ पर आपके पास जो इस प्रोडक्ट से फोर्स आया, इसकी डायमेंशंस और जो वेक्टर यहाँ पे था एक्सेलरेशन, उसकी डायमेंशन में फर्क है, हालांकि दोनों वेक्टर्स हैं और आपने एक फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ये बात अब आपके पास, ये बात भी क्लियर हो गई। यानी जो 3 बड़े बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल्स थे वो मैंने इस एमसीक्यूज में एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्केलर, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्केलर। अब ये मिसकंसेप्शन यहाँ से खत्म हो जानी चाहिए। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है तो इससे आउटकम में आपके पास एक स्केलर आएगा। भाई जब किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, आउटकम हमेशा वेक्टर रहेगा। भाई देखे ना, अगर वेक्टर ए है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 3 से, तो नया वेक्टर 3a होगा, नया वेक्टर 3a होगा। से दिस वेक्टर इज बी। और जब आप फर्ज करते हैं आप फोर्स को फाइंड कर रहे हो, मास को मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्सेलरेशन से, तो नया वेक्टर आपके पास f है। दोनों सूरतों में आपके पास वेक्टर्स आ रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि आप स्केलर से मल्टीप्लाई करें वेक्टर को और आपके पास आउटकम जो है वो स्केलर एक नंबर बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी आप किसी वेक्टर से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या चेंज नहीं हो सकता, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, या फिर उसकी डायमेंशंस चेंज हो सकती हैं या नहीं हो सकती। ये यहाँ पर मैंने डायमेंशंस वाली एग्जांपल दी हुई है। ये ऊपर देखें ए, ये इसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी, लेकिन सेकंड वाली जो ब्लैक से मैंने लिखी है F = ma, यहाँ पर आपके पास डायमेंशंस चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। तो आई होप ये आपको यहां से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ डी इज 4 मीटर ईस्ट देन 2d विल बी। अब हमने कहा है कि डी एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है और ये इक्वल है 4 मीटर के। 2d क्या होगा? तो अब आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और इसकी डायरेक्शन है आपके पास ईस्ट। तो भाई ये हो गया 8 मीटर ईस्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे क्या सीखा आपने? इससे ये सीखा कि जब किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ भी मीटर यूनिट था, यहाँ पर भी मीटर है। अब ये नंबर यहाँ पे बेटा पॉजिटिव था जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया, इसलिए डायरेक्शन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया, तो डायरेक्शन भी वही ईस्ट रह गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हमारा बन गया सी ऑप्शन, 8 मीटर ईस्ट। ठीक है, आई होप इससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो पॉइंट मैं यहाँ रेज कर रहा था
वो मैंने इस क्वेश्चन से समझाने की कोशिश की। उसके बाद if acceleration of a 2 kilogram object is 2y plus 3j plus 4k then the force will be। अब आपको फोर्स को फाइंड करना है, तो बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आपके पास F इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2i प्लस 3j प्लस 4k, मल्टीप्लाई कर दें इनको, तो आपके पास ये बन गया 4i प्लस 6j प्लस 8k। तो ये आपके पास कौन सी ऑप्शन बन रही है? ये ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी भी यही है, सी और डी नहीं है, सी और डी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ पे आपके पास ये भी सही है वेक्टर 4i 6j, तो ये वाली ऑप्शन भी करेक्ट हो सकती है। अच्छा सॉरी, ए ऑप्शन गलत है बेटा, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस है, तो ए ऑप्शन गलत है, बी और सी में से कोई ऑप्शन सही है। अब आपको पता है जब फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है मास एक्सेलरेशन से, तो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब डी ऑप्शन में यहाँ पर एंटी पैरेलल आ रहा है, यहाँ पे पैरेलल आ रहा है, तो आंसर आपके पास करेक्ट आंसर क्या बन गया? करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन बी बन गया, जिसमें आपने फोर्स का वेक्टर भी फाइंड कर लिया और उसकी डायरेक्शन भी बता दी कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल होंगे। आई होप इस एक्सरसाइज से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ मैंने कंसीडर किया हुआ, और डिस्प्लेसमेंट का ये वेक्टर है 2 मीटर नॉर्थ, d इज इक्वल्स टू 2 मीटर नॉर्थ। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? अच्छा, इफ d इज 2 मीटर नॉर्थ देन -1d, यहाँ पे कॉमा देते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, इफ d इज 2 मीटर नॉर्थ देन फॉर, यहाँ पे फॉर का वर्ड भी ऐड करें। थोड़ी एरर है, मैंने असल में इसको रीड नहीं किया था, एक ही दफा टाइप करके मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया। तो ये आपके पास यूँ समझें कि इस 2 मीटर को आप -1 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। -1 इंटू अगर डी करें तो क्या आंसर आएगा? -2 मीटर, तो ये बन गया 2 मीटर, और ये है नॉर्थ, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या बनेगा? नॉर्थ का अपोजिट बनेगा साउथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर -2 मीटर नॉर्थ नहीं होगा, ये गलत है, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, नेगेटिव वेक्टर बन गया। 2 मीटर नॉर्थ भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा, इसका आंसर होगा 2 मीटर साउथ, और ये भी गलत है। तो आई होप इस वाली एक्सरसाइज से नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का इफेक्ट भी मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। तो ये हमारे पास मेरे ख्याल से स्लाइड्स मेरी ख़त्म हो गई हैं, अगर मैं गौर करूँ, जी स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट बन गया। इसमें मैंने आपको एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से और एक नंबर से, दोनों सूरतों में जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट जनरेट होता है, इससे मैंने आपको फेमिलियर कराया है, और आपको मैंने ये समझाया है जब भी कोई वेक्टर नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो जो उसका आउटकम होगा, जो उसका रिजल्टेंट होगा, उसकी डायरेक्शन, उसके यूनिट जो है वो सेम रहेंगे। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम होगी, नेगेटिव है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। लेकिन अगर एक फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा एक वेक्टर, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि उस रिजल्ट में उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो आप जो है इसके ऊपर फर्दर प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट जो सेशन है उसमें मैं इंशाल्लाह डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करूंगा।
तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, टेक केयर।